ये करंट अफेयर का पार्ट 1 होगा और हम लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हम जो करंट अफेयर करेंगे, वो सभी के लिए होंगे। सभी के लिए इन द सेंस मतलब आप चाहे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बीपी बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो 69 के लिए, और चाहे हिमाचल प्रदेश के लिए कर रहे हो, या यूके पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, या यूपीएससी के लिए। तो ये जो मैंने लेक्चर डिजाइन करे हैं, ये सभी के लिए डिजाइन करें। ऐसा नहीं है क्योंकि करंट अफेयर देखो ऐसा नहीं होता कि मतलब इसके लिए स्पेसिफिक, हाँ, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बिहार स्पेसिफिक के लिए मैं अलग लाऊंगा, और यूपी पीसीएस के लिए अलग लाऊंगा, और हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक अलग लाऊंगा, और यूके पीसीएस के लिए अलग लाऊंगा। लेकिन ये जो करंट अफेयर है नेशनल और इंटरनेशनल के लिए है, तो ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो करंट अफेयर है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अब मैं आपको अरब लीग के बारे में बता देता हूँ। देखिए, अरब अरब लीग जो है इसके अंदर करंटली 22 मेंबर हैं, और अभी रिसेंटली में एक मेंबर को इसके अंदर एडमिट किया गया, तो एक्चुअली री एडमिट किया गया है इसके अंदर। उस मेंबर का नाम है सीरिया। सीरिया एक कंट्री है, ठीक है, अरब नेशन की। पहले क्या हुआ था, इसकी जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंड कर दिया गया था किसी रीजन से, क्योंकि अरब स्प्रिंग आई थी तो उसकी वजह से मतलब वहाँ पर अनस्टेबिलिटी थी। तो वो अलग ही हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो पीछे बैकग्राउंड देखने की ज़रूरत नहीं। बस आपको इस मेंबर के बारे, इसके लीग के बारे में भी पता नहीं होना चाहिए। बस आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि रिसेंटली अभी अरब लीग के अंदर किस मेंबर को एडमिट किया गया है। तो आपको नाम याद रखना, सीरिया कंट्री के बारे में इसको पता होना चाहिए, ठीक है। और वैसे तो ये नहीं पूछा जाएगा कि 22 मेंबर कितने नंबर ऑफ मेंबर, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन इतना प्रोमिनेंट भी नहीं है कि भाई इन इसके मेंबर्स के बारे में भी पूछा जाए। तो जरा मैं एक बार आपको इसका मैप दिखा देता हूँ सीरिया का। देखिए, ये सीरिया है। देखिए, पूछा गया ये क्वेश्चन हिस्ट्री में, जो क्वेश्चन पिछले साल के कहे, चाहे वो किसी भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है किसी में भी पूछे गए हैं, लेकिन भी पूछे गए हैं। जैसे आप देख रखे हो, ये सीरिया है। ये मैं बाउंड्री जो यहाँ पर कर रहा हूँ, और ये देखिए, ये इतना फिर लेबनान आ जाएगा। तो ये देखिए मेडिटेरियन सी, ये मेडिटेरियन सी है। तो मेडिटेरियन सी से इसकी जो है बाउंड्री शेयर हो रही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या सीरिया की बाउंड्री मेडिटेरियन सी से लगी हुई है, तो यस ऑफ कोर्स लगी हुई है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो सीरिया है, सीरिया क्या तुर्की से बाउंड्री है। देखिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ भी अर्थक्वेक आया था तुर्की और उसके अंदर सीरिया के अंदर ऑपरेशन दोस्त चला गया था इंडिया ने। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इनके बारे में पता करना कि भाई ऑपरेशन दोस्त इंडिया ने रिसेंटली चलाया था। हालांकि मैं उसको अलग करंट अफेयर में कवर करूंगा। वो किस किस दो कंट्रियों के लिए चला गया। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, तो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था इंडिया ने। काफ़ी मात्रा में यहाँ पर डिप्लॉय किए थे इंडिया ने। तो पूरे वर्ल्ड में उसकी सराहना हुई थी। अब देखिए, ये जो है आपको याद रखना है सीरिया कंट्री, और इसकी जो कैपिटल है, देखिए डेमेकस इसकी कैपिटल है ये। और इराक से इधर बॉर्डर लगता है। देखिए, इराक से लगा हुआ है, जॉर्डन से लगा हुआ है, और इधर किससे लगा हुआ है, इधर लिया हो इसराइल से, और यहाँ पर लेबनान से लगा हुआ है, और ये मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है, इधर टर्की से लगा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी बाउंड्री से इसका बॉर्डर शेयर हो रहा था। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर कौन सा है। देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा G7 से रिलेटेड। तो G7 से रिलेटेड पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। पहले तो आपसे पूछा जा सकता है, देखिए कम, हाँ, इसका तो पूछा जा सकता है भाई इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो G7 की 49 एनुअल हर साल इसकी मीटिंग होती है, तो अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। देखिए, इसकी जो मीटिंग हुई थी वो जापान के एक शहर है हिरोशिमा पर। जी हाँ, ये वही शहर है जहाँ पर परमाणु बम डाला गया था यूएसए के द्वारा। तो इस और दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप पूछो मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन कंट्रियों के नाम, G7 जो कंट्री है उनके नाम पता होने चाहिए। जैसे यूएसए, यूएसए का भाई है यूके। यूके जहाँ जाता है यूएसए वहाँ जाता है, दोनों साथ साथ जाते हैं। और यूएसए जहाँ जाता है कनाडा वहाँ जाता है। आप समझ गए, जहाँ यूएसए जाएगा वहाँ जापान जाता है। और ये जो फ्रांस और इन दोनों में, मतलब इन दोनों में आपस में लगी रहती है कि ये दोनों जहाँ जाते हैं, यूके और फ्रांस, मतलब यूके जहाँ जाएगा तो फ्रांस भी वहीं जाकर अपना काम करेगा। और जर्मनी और इटली, ठीक है। और एक हो गया हमारे पास जापान। तो ये कंट्रियाँ ऐसी हैं। एक बात और याद रखना है कि केवल जापान ही एक ऐसा देश है जो एशिया से, मतलब एशिया का एक देश है जो कि G7 में इंक्लूड है। तो एक बात ये याद रखना। तो जा इसकी फॉर्मेशन कम हुई थी, ये तो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नाटो के बारे में, मतलब बहुत, यानी कितनी बार ये न्यूज़ में रहता है नाटो।
तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि भाई नाटो जो है किस ट्रीटी के अंडर बना था, ये पूछा जा सकता है आपसे। देखिए नॉर्थ, ये जो इस्टेब्लिश किया गया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, या फिर इसे वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोला जाता है। 1949 में इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, क्यों हुआ था? देखिए इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो एक्चुअली कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए हुआ था। कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए क्यों हुआ था? मतलब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है क्योंकि जो पहला यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन, वो बहुत बड़ा था। वो इतना बड़ा है, मतलब बड़ा था, टूटने के बाद भी इतना बड़ा है कि पूरे वर्ल्ड में उससे बड़ा कोई लैंड, मतलब कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने उसके बराबर लैंड ऑक्यूपाई कर रखा है। मतलब क्या ही बताएं, छोड़ो उसको। तो इनको इससे डर रहता था, सोवियत यूनियन, सोवियत से इनको डर रहता था, तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन नाटो बनाया। इसका काम था कि भाई हमारी जितने भी नाटो के मेंबर होंगे, उसके ऊपर अगर किसी भी एक मेंबर के ऊपर मान लो किसी ने अटैक किया, तो वो सभी मेंबर के ऊपर अटैक माना जाएगा। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। हालांकि अभी बात चली कि क्या इंडिया को नाटो में, इसलिए नाटो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं ऐसे नहीं करा रहा हूँ आपको कि मतलब कुछ भी एकदम अतरंगी टाइप की करंट अफेयर लेकर आ गया हूँ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, मैंने किसी न किसी जो एग्जाम है उसको पूछी जाएंगी, ये तुम्हारे में ना किसी और में पूछी जाएगी, पूछी जरूर जाएगी। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी वाले, क्योंकि अभी ये चल रहा है कि भाई इंडिया को जो है नाटो ज्वाइन कर लेना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर डिबेट चल रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेल्जियम के अंदर है, तो आपको याद रखना। और अभी जो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि फिनलैंड, फिनलैंड एक यूरोप की कंट्री है, इसने नाटो को ज्वाइन किया है और अब नाटो के अंदर 31 मेंबर हो। तो ये इसलिए अभी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि रिसेंटली नाटो के अंदर किस कंट्री ने ज्वाइन किया है, तो यूक्रेन भी दिया जाएगा उसके अंदर। यूक्रेन ने दिया, यूक्रेन ने नहीं करा है, यूक्रेन के अंदर मतलब बम ही नहीं फोड़े जाते। अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिल जाती तो यूक्रेन के अंदर ये जो आज कांड हो रहा है वो होता ही नहीं है। तो इसका हेडक्वार्टर याद रखना है, कौन सी टीटी के अंदर बना है ये तो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बात याद रखना फिनलैंड इसका मेंबर है, इंडिया मेंबर नहीं है। अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसके इंडेक्स के बारे में जानकारी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो रैंक पता नहीं एक दो बार पीछे पूछ गई कई सारे पीसीएस के अंदर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये कौन जारी करता है? क्या यूएन जारी करता है, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूएस जारी करता है, या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन? इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ऐसे ही नाम बता रहा था आपको, ऐसे ऑप्शन उल्टे सीधे दे दिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये एक एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ, जिसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। ये एक एनजीओ है, उस एनजीओ का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। मतलब ऐसा रिपोर्टर्स जिसका लिए कोई बॉर्डर नहीं, किसी भी चाइना सभी जगह घुस जाएगा ये रिपोर्टिंग करने के लिए। अब हेडक्वार्टर इसका, हेडक्वार्टर तो इतना इंपॉर्टेंट मायने नहीं करता, पर हाँ इंडिया को कितनी रैंक मिली है इसके अंदर ये मैटर करता है। ये हर साल 161 कंट्री की रैंकिंग करता है और इंडिया को रैंक मिली है 150। आप समझ सकते हो कि इंडिया के अंदर मीडिया की क्या हालत है। तभी तो बोलते हैं कि हमारे, मतलब ऐसा बोलते रहते हैं कि भाई मीडिया क्या काम करती है, टिक जाती है। तो उसका एक रीज़न आप देख सकते हो यार। ये गवर्नमेंट को भी डंडा इसलिए रहना पड़ता है कि कोई भी आपको किसी के नाम का पता लगे, चाइना ना मीडिया को खरीद लिया, फिर चाइना का ये गुणगान करने लगेंगे मीडिया वाले, रात दिन इनको यही रहेगा, देखें ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया ढिमकाना हो गया। तो इसलिए इंडिया डंडा करके रखता है इस पर, मीडिया पर, क्योंकि ये इसको कोई भी खरीदा जा सकता है। इतनी न्यूट्रल मीडिया नहीं है हमारे यहाँ की, मतलब भैया ये एकदम गंगा की तरफ पवित्र है, तो इसलिए गवर्नमेंट डंडा करके रखती है इस पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए आपको, मतलब क्या बताएं, ये सपने में भी आना चाहिए कि इंडिया की रैंकिंग कितनी रैंक की है 2022 में, 150, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन है ये। दूसरा है वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको जरा कुछ थोड़ा अवेयर करना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। देखिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर एक स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये हर साल मतलब इनका काम ही ये होता है कि स्पेंडिंग को देखना कि भाई ग्लोबल के अंदर पूरा, मतलब पूरा इंटरनेशनली कौन कितना खर्च कर रहा है अपनी मिलिट्री के अंदर। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये तो देखो, ये तो आंकड़े हैं जो पता है, जो ऐसे आंकड़े जो नहीं पता है, जो खुफिया एक्सपेंडिचर है। और चाइना कितना कर रहा है? चाइना कर रहा है ये, आप, मैं यहाँ पर नेम वो नहीं कर रहा हूँ। तो आपसे सबसे मतलब कितने नंबर पर आ गया? एक, पहले नंबर पर है यूएसए, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर रशिया, फोर्थ नंबर पर इंडिया। तो इंडिया, ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि इंडिया पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में आर्मी पर खर्च, मिलिट्री पर खर्च करने वाला सबसे बड़ा देश है, या दूसरे नंबर पर आता है, या तीसरे नंबर पर आता है। भैया दूसरे तीसरे नंबर पर नहीं आता, इंडिया फोर्थ नंबर पर आता है। तो ये पता होना चाहिए आपको। ये
नंबर बता रहा हूँ कि यूएसए इतने खर्च करता है, चाइना इतने, ये इंडिया की ये भूल जाओ। ये पता भी ना हो काम चल जाएगा, बस ये पता होना चाहिए भैया इंडिया की जो रैंक है वो 4th नंबर पर खर्च करता है पूरे वर्ल्ड में। तो ये आपको, ये कौन जारी करता है कौन नहीं करता है कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर मैंने परसेंटेज का ये भी दे रखा है कि देखिए यूएसए की सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, यूएससी यूपीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन ये तो। और तुमको पता है कि ये जितने भी पीसीएस हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, यूके पीसीएस हो, और ये बिहार पब्लिक, सभी ये सब टिप्पू सुल्तान है। टिप्पू सुल्तान कैसे? और यूपीएससी, हाँ यूपी, अरे यार ये तो मैं भूल गया, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो सबसे बड़ा टिप्पू सुल्तान है। ये तो क्या काम करता है, जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे उन्हीं को टीप कर रख देता है, अपने पेपरों में सेट कर देता है। आपने देखा हो तो, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अगर पेपर पिछले साल के आपने क्वेश्चन पेपर लगाए हो तो टिप्पू सुल्तान, मतलब मैं टिप्पू सुल्तान बोलता हूँ ऐसा, सॉरी इसके लिए, मतलब बोलना नहीं चाहिए ऐसा किसी को, लेकिन ऐसी। तो ये कौन, वर्ल्ड, ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? देखिए ये करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हर साल इसको मतलब जारी करता है, और ये देखता है कि भाई इसके अंदर जो मतलब इसके अंदर ये देखा जाता है कि भाई आप जब कोई माल तैयार करते हो, सपोज करो आपने कोई मटेरियल तैयार करा, उसको बाहर एक्सपोर्ट भी करना है आपको, तो पता लगा आपको 36 दिन तो उसको देश की बाउंड्री के अंदर ही घूमते घूमते होंगे। अब तो कोई अगर सड़ने वाली चीज़ होगी वो सड़ जाएगी, मतलब इतनी डिले हो जाती है। तो ये क्या काम करता है कि भाई आपकी जो डिलीवरी करने की जो कैपेसिटी है, जो मतलब बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसा है, उसके बारे में ये मेजर करता है। तो इंडिया की जो रैंक है वो काफ़ी सुधरी है। देखो इस पर मतलब क्वेश्चन आ सकता है यार, मतलब बहुत, मतलब आज ही करंट अफेयर, मतलब किसी ना किसी मतलब पीसीएस में या एसएससी में ये मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो रैंक इंडिया की 2023 में, 2023 में भैया 139 में कौन सी रैंक आई है? 38। बहुत अच्छी रैंक है ये, बहुत अच्छी रैंक। देखो इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत अच्छा काम कर रहा है, सच बता रहा हूँ मैं। दूसरा है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, ये इतना काम का नहीं है लेकिन फिर भी भैया कानों में लगा होना चाहिए। ठीक है, कानों में लगाना चाहिए। तो ये स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, तो ग्लोबल क्लाइमेट के बारे में कौन सी एजेंसी है? यूएन की एजेंसी है। कौन सी एजेंसी? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यही एक जो पूरे वर्ल्ड के बारे में उसके बारे में जानकारी रखती है। अब नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आया है ये तो भैया, जब से लॉकडाउन लगा है ना, इतना न्यूज़ में रहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बस पूछो मत ना, मतलब चलो छोड़ो। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये जो एक यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है। यूएन की कुछ स्पेशलाइज एजेंसी है जिनका बड़ा ही काम, मतलब किसी और दिन बात करेंगे उसमें, बस आपको याद रखना कि दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज द स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। फिर इसका हेडक्वार्टर, ये भैया ये पूछा गया है बहुत बार, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग एसएससी में भी पूछा गया है। हेडक्वार्टर इसका जनेवा है, स्विट्जरलैंड के अंदर। फाउंडेशन कब हुई थी? 1948 के अंदर। और करंटली मेंबर इसके जो है 194 है, मतलब यूनिवर्सली सभी ने इसकी जो है मेंबरशिप को लिया हुआ है। अब बहुत न्यूज़ में रहता है। इसने एक रिपोर्ट, मतलब एक रिपोर्ट जारी की है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस। ये कैसी डिसीजेस होती हैं? क्या ये कोई बीमारी है या फिर एक लिस्ट है जिसके अंदर काफ़ी डिसीजेस इंक्लूडेड है? हाँ जी, एक लिस्ट है, ये किसी बीमारी का नाम नहीं है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस एक एक पर्चा है, उस पर्चा में बहुत सारी वो लिखी हुई है, बीमारी, डिसीज लिखी है, वो है कितनी? 20 है, 20 बीमारी लिखी हैं। अब ये जो बीमारी हैं ये ऐसी हैं जो ट्रॉपिकल, मतलब ये क्या हो गया, इक्वेटर, और ये 23.5 डिग्री, तो इसके बीच में, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, तो उसके बीच में चिकनगुनिया हो गया, मच्छरों वच्छरों की वजह से ये बीमारी फैलती हैं। तो अब इनको नेग्लेक्टेड, इन्हीं को बोला जाता है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। अब इनको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किसी भी नेशन के, जो जैसे मान लो कोई अमेरिका हो गया, तो अमेरिका इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है इसको, या यूरोप की कंट्री भाई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती, तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट करके चलती हैं। जबकि इसका बर्डन जो होता है ट्रॉपिकल की जो कंट्रियाँ हैं उनको बहुत पड़ता है। फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया को बहुत बर्डन है इसका। अगर आपने इसके आंकड़े देख लिए तो आप कहोगे हैं इतनी है। जैसे डेंगू हो गया, डेंगू बड़ा परेशान कर रखता है इंडिया के अंदर। तो ये याद रखना बस भैया, इसका हेडक्वार्टर याद रखना, कब बना था, कब फॉर्मेशन, इसकी मेंबर कितने हैं, और किसने ये वाली रिपोर्ट तो खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना। आए दिन ये न्यूज़ में रहता है, तो अगर उसमें किसी दिन उसका मूड बन गया, न्यूज़पेपर उसका पेपर सेट करने वाले का, उसने शुरू में ही देख लिया ये कि आज तो ये आ गया, या कोई सी मैगजीन पढ़ ली, तो वो कर देगा खलनायक एकदम। दूसरा, अब दूसरी रिपोर्ट इसने एक रिलीज करी है ट्रांसफैट के अंदर। अब देखिए ट्रांसफैट क्या होता है, ये किसी और दिन बात करेंगे, पर मैं आपको एक बता देता हूँ। ये ट्रांसफैट ऐसा फैट होता है, आपने चिप्स पेले होंगे खूब, चिप्स तो खूब पेलते होंगे आप, दिन में कितने चिप्स पेलते होंगे, मतलब क्या ही बताएं। लोग बाग जैसे
200-300 रुपए की सिगरेट तोड़ देते हैं ना, ऐसे बच्चे खूब चिप पेलते हैं, चिप्स जो होते हैं खाने वाले, उसके अंदर भैया अगर आप देखो तो ट्रांस फैट लिखा रहता है। आपने खूब समोसे पर समोसा, समय खूब समोसे पेलम पेल, ये मैगी वो मैगी फलाना ढिमकाना खूब पेलते हो आप। अगर आपने उसका पर्चा पढ़ लिया ना तो उस पर लिखा रहता है ट्रांस फैट। इतना खतरनाक चीज़ है ना वो। मतलब इसको तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रहा है कि भैया इसको बस खत्म ही कर दो रे। ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। यूरोप में नहीं रहा है ये, इंडिया के अंदर, इसीलिए इंडिया के अंदर खूब है ये, खूब पेलना है, क्योंकि पता नहीं कैसी मशीन बनी हुई है, इंडिया के लोगों के अंदर मरते ही नहीं है। ट्रांस फैट इतना पेलना है तब भी नहीं मरते। तो इसको खत्म करने की ज़रूरत है। ये ट्रांस फैट बहुत खतरनाक फैट होता है, जहरीला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्कीम चलाई है, इसका नाम है रिप्लेस। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको बड़ा सा अक्षरों में, रिप्लेस। रिप्लेस किस ऑर्गेनाइजेशन की स्कीम है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। ये भी पूछा जाए किस लिए है, तो ये ट्रांस फैट को हटाने के लिए है। और ट्रांस फैट को हटाने का जो इनिशिएटिव है 2023 है कि भैया 2023 से इसको फूड सप्लाई चेन से खत्म कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, ये किसी दिन और बात करेंगे, कि मैं किसी दिन को अच्छा लंबा तगड़ा लेक्चर लेकर आऊँगा इसके ऊपर, ट्रांस फैट क्या होता है, कैसे काम करता है। और चलो ठीक है। अब आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये इसने, देखिए इसने, अभी मैं जरा एक एक कुछ और इंक्लूड करना भूल गया इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 चल रहा है। इसके अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के अंदर क्या आता है? देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के अंदर आता है कि मशीनें खुद काम कर रही हैं, एक मशीन दूसरी मशीन से बात कर रही है, गाड़ी खुद चल रही है विदाउट ड्राइवर। ठीक है, ड्रोन काम उड़ रहे हैं विदाउट ड्राइवर, एरोप्लेन उड़ रहा है विदाउट ड्राइवर, एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से बात कर रहा है बिना किसी ह्यूमन इंटरफेस के। तो ये सब क्या है? ये सब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट डेटा साइंस में काम करते हैं। तो जो ऐसी जो रेवोल्यूशन है जिसके अंदर मतलब ऑटोमेटिकली चीज़ें बात करती हैं, एक मशीन दूसरी मशीन, तो उसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। ये समझाने का वो है, कोई डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं है कि भैया पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक डेफिनेशन है। अब इसका एक हमारा जो सेंटर है, देखिए ये काफ़ी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफ़ी फील्ड में काम करता है, मेडिसिन के फील्ड में काम करता है। तो हमारे यहाँ पर हैदराबाद के अंदर एक सेंटर बन रहा है। ये सेंटर कौन बना रहा है? ये सेंटर बना रहा है इंडिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सॉरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना रहा है। तो ये हैदराबाद में ही क्यों बना रहे? देखिए हैदराबाद में अगर आप गए हो तो बहुत तगड़ी फैसिलिटी है उसकी, मेडिसिन बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आप बोलोगे हाँ, अब माना जाता है हैदराबाद। अब ये इसके बारे में बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड जनेवा के अंदर, और ये एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है। नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि ये किसी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, कोई कंपनी नहीं है कि मतलब इस साल इसको 44% का प्रॉफिट हो गया, अगले साल 20% का लॉस हो गया, तो ऐसी काम कंपनी, ये तो पूरे दुनिया में विदाउट किसी प्रॉफिट के लिए काम करती है। ठीक है, लोगों की भलाई के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। इंडस्ट्री, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये कभी आप सोच रहे हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है, असर तो होता ही नहीं किसी बात का। जैसा कान पे इधर सुना और इधर निकाल दिया तो असर तो हो ही नहीं रहा। और इसी पर आती है एक रिपोर्ट, असर रिपोर्ट। असर रिपोर्ट को कौन, मतलब हर साल कौन रिलीज करता है? एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम। ठीक है, प्रथम। असर की क्या फुल फॉर्म होती है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये एक एनजीओ है। ये एनजीओ वाले क्या काम करेंगे? ये गांव में जाएंगे, रूरल स्कूल में, वहाँ के बच्चों से और टीचरों से बात करेंगे। अच्छा भाई आप पता है कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों ने 2 क्लास के बच्चों में कितने ने इनरोल कराया, कितनों ने इनरोल नहीं कराया, 1 क्लास वालों के। फिर पूछेंगे अच्छा ठीक है भाई, 5th क्लास वाले बच्चे को उठा कर पूछेंगे अच्छा भाई ठीक है आप जरा 2 क्लास वाले की बुक पढ़ो, वो पढ़ नहीं पाएगा। तो ये ऐसे ही, मतलब ऐसा ही पूछते हैं उनसे, वहाँ जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं। तो प्रथम एक एनजीओ है और ये हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है जिसका नाम है असर, और एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, मतलब इसकी जो फुल फॉर्म है। हर साल ही, मतलब क्या ही बताएं, बहुत बुरी हालत है एजुकेशन इंडिया में। सच बताऊं तो एजुकेशन सेक्टर की इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है। मैं पिछले 16 सालों से ज़्यादा पढ़ाते पढ़ाते हो गया मुझको, मतलब इतनी बुरी हालत। अगर हमारे देश के अंदर अगर प्राइवेट स्कूल ना हो ना, प्राइवेट, मतलब पाकिस्तान और इंडिया इनमें कोई फ़र्क नहीं है। समझ गए आप? जब भी कहते हैं कि प्राइवेट वालों ने इतनी फीस बढ़ा कि भैया उनके, तुमको तो उनकी पूजा करनी चाहिए भगवान की छोड़कर। इंडिया के अंदर जो भी आज आज की डेट में रिसर्च है वो प्राइवेट स्कूल की वजह से ही है।
जो भी बच्चे आजकल टैलेंट हो को मतलब किसी ना फर्स्ट रैंक आ गई, किसी की फलाना आ गई, ये तो गवर्नमेंट वाले तो आप पूछो मत ना, ये तो बस पूछो मत, ये तो बॉटम में पड़े हैं। इनका तो एक आधा निकल जाए, अदरवाइज सब बहुत हालत ख़राब है इनकी। इसके बारे में बात करते हैं। आपने एक नाम सुना होगा कि भाई 12 साल में एक बार फूल खिलता है, भैया इसी का नाम है नील कुरुंजी फ्लावर। ये कहाँ पर, वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट में आपको पता है कि वेस्टर्न घाट के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर आप ज्योग्राफी वगैरह पढ़ रहे हो तो 12 साल में एक बार फूल खिलता है ये। और न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, इसने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसमें शेड्यूल बने हुए हैं, शेड्यूल 1, 2, 3, इसके थर्ड शेड्यूल में इसको डाल दिया है। बस ठीक है, ये याद रखना। भाई एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई ये नील कुरिंजी जो फ्लावर है ये कहाँ मिलता है, ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में, सेंटर इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, फलाना इंडिया, ढिमकाना इंडिया, ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। भैया वेस्टर्न घाट में मिलता है ये, याद रखना। कभी आप सोच रहे हो कि वैसी खबर डाल दी। दूसरा, राम सेतु, बहुत नाम सुना होगा, बहुत सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया ये राम सेतु जो बना हुआ है ये कौन से पत्थर से बना हुआ है, तो सिट्टी बिट्टी गोल, ये लाइम स्टोन से बना हुआ है, आप समझ गए, लाइम स्टोन से मिलकर बना हुआ है। एक क्वेश्चन आया था कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का सबसे मतलब सबसे दूर का मतलब कोस्ट, ऐसी कुछ पूछा था, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं कि सबसे दूर का पार्ट कौन सा है या कौन सा आइलैंड ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। तो याद रखना ये जो है रामेश्वरम आइलैंड है, ठीक है। और इसको रंबन आइलैंड भी बोलते हैं ये। तो ये सबसे दूर का है और इसका सबसे, ये धनुषकोडी जो है बहुत दूर का पॉइंट है, यहाँ पे लोगों कि यहाँ पर धनुषकोडी है। तो आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन, और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कौन से बीसीएस में पूछा गया था, लेकिन पूछा गया है। ये याद रखना भैया। हवा से हवा हुआ निकल जाएगी आपके अगर पूछेगा कि राम सेतु कौन से पत्थर से मिलकर बना हुआ है। दूसरा आता है इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई क्रेजर। देखो मैं बताता हूँ स्काई क्रेजर क्या होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा भाई ये इतनी तेज लाइट किसकी बज रही है यार, रात को डीजे वाला किसका बज रहा है। आपने देखा होगा, आप कभी नाइट में गए होंगे तो इतनी तेज लाइट होती है ना, स्काई में ऐसे घूमता रहता है डीजे वीजे चारों तरफ, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, धूप एकदम, लोग नए, तो मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट होती है नाइट में, जबकि तो वो आर्टिफिशियली पॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब कि वहाँ क्या हो गया, आर्टिफिशियली लाइट से पॉल्यूशन कर दिया आपने। जबकि होना ये चाहिए कि वो देखो रात होती है तो रात में कोई लाइट वाइट नहीं जलनी चाहिए। तो डार्क स्काई रिजर्व ऐसे रिजर्व को बोला जाता है जहाँ पर नाइट के अंदर भी, नाइट में जो है कोई आर्टिफिशियल, आपने देखा होगा लोग बाग अपने दरवाजे से बाहर जो लाइट होती है उसको जलाई छोड़ देते हैं रात, तो वो क्या है, पॉल्यूशन हो रहा है, एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। तो डार्क स्काई रिजर्व ऐसे रिजर्व होते हैं जहाँ पर रात के अंदर, मतलब जो रात आती है नाइट के अंदर, स्काई एकदम बहुत क्लियर दिखाई देता है, वहाँ पर कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं होती। आर्टिफिशियल लाइट होगी तो आप स्काई को नहीं देख पाओगे। और पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है लद्दाख में बना है, ठीक है, लद्दाख के अंदर बना हुआ है, मैंने यहाँ पर दे दिया बस आप याद रखना, ये है लद्दाख के अंदर बना हुआ है। वहाँ पर क्या है, नाइट में कोई कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं होती। आप रात को बैठकर आप ऊपर को करो अपनी मुंडी और देखो, स्टार बहुत अच्छे से दिखाई देंगे जब मौसम क्लियर होगा। कोई आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन नहीं है वहाँ पर। अगर आप आपने देखा होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी, अगर आप ऊपर को देखोगे मुंडी करके तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट की वजह से ऊपर स्काई दिखाई नहीं देता है। और एक और बात चल रही है कि भैया साउथ इंडिया के अंदर कर्नाटका जो है, कर्नाटका में भी एक जो है हम मतलब ये डार्क स्काई रिजर्व बनाने की बात चल रही है। तो आप भैया एक बार देख लेना इसको, ये पूछा जा सकता है कि इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर है और साउथ इंडिया में कहाँ पर किस स्टेट में बनाने की बात चल रही है। तो आज के जो है हम ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।